नमस्कार। आज है नवंबर की 8 तारीख, दिन मंगलवार। मैं हूं पंकज प्रदर्शी। अब पंकज प्रदर्शी सुनिए बिहार के प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। गरीबों को आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। संविधान पीठ का 2-3 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला। सीएम नीतीश की शराबबंदी की समीक्षा, कहा शराब पीने वालों के बजाय सप्लायरों को पकड़े। और बिहार में अगले साल हो सकता है 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 2 के मुकाबले 3 मतों के बहुमत से बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि EWS आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। प्रधान न्यायाधीश UU ललित की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र द्वारा 2019 में लागू किए गए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाले 40 याचिकाओं पर 4 अलग अलग फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति विनेश महावेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी एवं न्यायमूर्ति JB परिदवाल ने कानून को बरकरार रखा है, जबकि न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने इसे रद्द कर दिया है। न्यायाधीशों ने अदालत कक्ष में 35 मिनट से अधिक समय तक 4 अलग अलग फैसले किए। न्यायालय ने संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला 7 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानून प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। EWS आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है या नहीं। शीर्ष न्यायालय में इस संबंध में 6.5 दिन तक सुनवाई हुई थी। अकादमिक जगत से जुड़े मोहन गोपाल ने मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलील पेश करने की शुरुआत की थी। उन्होंने EWS आरक्षण के लिए किए गए संविधान में संशोधन को कपटपूर्ण और आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने के लिए पिछले दरवाजे से किया गया प्रयास करार दिया था। तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे ने कहा था कि उन्होंने भी EW आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आर्थिक मापदंड वर्गीकरण के लिए आधार नहीं हो सकता और EW इस आरक्षण को कायम रखने जाने पर शीर्ष न्यायालय को इंदिरा गांधी सहनी मंडल फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। वहीं दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने संशोधन को पुरजोर बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि इसके तहत मुहैया किया गया आरक्षण अलग है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की समीक्षा से छेड़छाड़ किए बगैर कर दिया गया है। न्यायालय ने करीब 40 याचिकाओं पर सुनवाई की और 2019 में जनहित अभियान द्वारा दायर की गई एक अग्रणी याचिका सहित ज्यादातर में संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई थी। वहीं कांग्रेस ने EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संशोधन पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि यह आरक्षण मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। यह संवैधानिक संशोधन 2005-6 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा सिंह आयोग का गठन करने के शुरुआत की गई एक प्रक्रिया है। इस आयोग ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद व्यापक रूप से चर्चा की गई और 2014 तक विधेयक तैयार कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार को विधेयक को कानूनी शक्ल देने में 5 साल का समय लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अधिकारियों को प्रदेश या इससे बाहर के शराब सप्लायरों को पकड़कर सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार की शाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्ण शराबबंदी की समीक्षा की। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने के अलावा शराब की स्टॉक रखने वालों को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने शराब खरीदने वालों के पीछे भागने की बजाय सप्लायरों को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का निर्देश दिया है और कहा है कि पुलिस और आबकारी विभाग के भीतर पूर्ण शराबबंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्री सुबहानी ने कहा कि जब्त की गई शराब और इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को नदी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नष्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने पर जोर दी गई है, क्योंकि जब कोई सप्लायर पकड़ा जाता है तो लगभग 1000
लोगों की सप्लाई चेन टूट जाती है। मुख्य सचिव ने शराब पीने वालों पर जुर्माने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मद्य निषेध कानून में हाल में हुए संशोधन में पहली बार अपराधी के लिए जुर्माना कम किया गया है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने जुर्माने से संबंधित मौजूदा कानून पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा कानून में कोई बदलाव करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह पर्याप्त है। श्री सुभानी ने कहा कि शराब पीते हुए दूसरी बार पकड़े गए लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने भी जानकारी एकत्र करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि भले ही सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए सप्लायरों को गिरफ्तार करने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया गया हो, अगर शराब पीने वालों को पकड़ा जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून की नज़र में शराब और शराब बेचने वाले दोषी हैं। सुबह के मौसम पर नजर डालें तो ठंडी हवाओं का प्रभाव कई इलाकों में दिखने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड से लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी सुबह में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। रविवार को राजधानी पटना के साथ साथ वैशाली, बेगूसराय समेत कुछ जिलों में अधिकतम तापमान नीचे आया है। माना जा रहा है कि ठंडी हवाओं के चलते ऐसा हो रहा है। सुबह में अधिकतम तापमान नजर डालें तो राजधानी पटना में पारा 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वैशाली में 32 डिग्री सेल्सियस, सिवान में 31, खगड़िया में 30, बेगूसराय में औरंगाबाद में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राज्य में पूर्वीय हवा की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अगले कुछ दिनों में सर्दी की सतह बढ़ सकता है। फिलहाल सुबह में मौसम शुष्क बना हुआ है, रात में जरूर ठंड बढ़ रही है, जिससे लोगों को कंबल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड तो नवंबर महीने में पड़ने के आसार कम ही है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज दिखेगा। मंगलवार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा में भरणी नक्षत्र और मेष राशि में इस साल का दूसरा व अंतिम खगस्त्र चंद्र ग्रहण लग रहा है। स्नान दान की यह पूर्णिमा स्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद के सदस्य राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को वर्ष का दूसरा व अंतिम खगास्त्र चंद्र ग्रहण मिथिला पंचांग के अनुसार शाम 4:59 से आरंभ होकर संध्या 6:20 पर खत्म हो जाएगा। वहीं बनारसी पंचांग के मुताबिक चंद्र ग्रहण शाम 5:01 से शुरू होकर 6:19 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी के पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में 32,587.1 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूर की है। आयोग की ओर से यह निर्णय अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सुनाया है। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से लागू बिजली दर में आयोग ने कोई वृद्धि नहीं की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 23,835.31 करोड़ की मांग की थी। बिजली की बिक्री होने से होने वाली आमदनी के बावजूद कंपनी ने 11,484 करोड़ कम होने के हवाला। सीएम नीतीश कुमार ने गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जयंती की व्यक्ति में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म संस्थापक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त एवं विश्वबंधु के गुण मिलते हैं। उन्होंने शांति, दया एवं मानवता का पवित्र संदेश देने वाले चारों दिशाओं में बड़े पैमाने पर यात्राएं की थी। गुरु नानक देव जी एक ओकार का नारा दिया था, यानी ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी के समग्र एवं समर्थ समाज बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। जदयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को होगा। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यालय प्रभारी महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह भी उपस्थित हैं। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड सेक्टर का चुनाव 16 एवं 17 नवंबर को, जिला व नगर निगम क्षेत्र का चुनाव 20 नवंबर 2022 को तथा मत विभाजन की स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नवंबर को होगा।
4 नंबर देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में सोमवार को आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न जिलों से पहुंचे 75 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भूमि संबंधी विवाद को लेकर ज्यादातर शिकायतें आई हैं। मधेपुरा जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि मेरी कुछ जमीन पर मेरे पड़ोसी ने जबरन कब्जा कर लिया है और उस पर मुझे अपना कृषि कार्य नहीं करने दे रहे हैं। मेरे पक्ष में फैसले आने के बाद भी उसको मानने से वे लोग इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अररिया जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेगूसराय जिले के सिमरिया धाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 नवंबर को एशिया प्रसिद्ध कल्पास मेले का निरीक्षण करने के लिए अपराह्न 3:30 पर संभावना है। पटना से बेगूसराय हेलीकॉप्टर से आएंगे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी आएंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे सड़क मार्ग से कल्पास मेले का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। सीएम कल्पास मेला में घूमकर मिथिला के खलसा की तरफ साधु संतों से मिलकर बात करेंगे। सीएम यह उनसे पूछ सकते हैं कि क्या राजकीय मेला सिमरिया धाम को दर्जा मिलने के बाद सरकार से जो आप लोग अपेक्षाएं बनाए रखते हैं क्या वो मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार कल्पवासियों से मिलने के बाद स्नान घाट का भी निरीक्षण करने जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के सिमरिया आने की सूचना मिलने के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा जा। मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र के मथुरापुर की सुनीता देवी के पेट से ट्यूमर बताकर उसका ऑपरेशन कर स्थानीय डॉक्टर द्वारा उसकी दोनों किडनी निकाल लेने के मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। प्रधान सचिव को 4 हफ्ते के अंदर सुनीता देवी के साथ हुए किडनी कांड मामले में जवाब देने को कहा गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। ज्ञात हो कि जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मुथारपुर गाँव के रहने वाले सुनीता देवी को पेट में दर्द हुआ था, जिसके इलाज बरियारपुर शुभ्रकांत क्लिनिक में डॉक्टर पवन कुमार से कराया गया था। पवन कुमार ने महिला के गर्भाशय में ट्यूमर की बात कही थी और 13 दिसंबर को महिला का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद सुनीता देवी की तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर में सूजन होने लगा। तब जाकर महिला के परिजनों द्वारा स्थानीय SKMCH में सुनीता का CT स्कैन कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में दोनों किडनी निकाले जाने की बात सामने आई थी। इसी के साथ हमारा एक नमस्कार।